Okay, good morning and welcome back. And the moment I start, I see good morning messages with rejoinder. ठीक है? तो हर्षित, ऋषभ, अरियंत, भव्यम, मनशा, अरियंत, good morning messages. Bhavya specially written a message that एक दिन तो off दे दो. Well, let me inform you that there is a chance now, because it's a chance, so I'm not committing anything. But मैंने आज let's continue with, क्योंकि एक दो क्वेश्चन और भी आया है, and that is पता कब चलेगा एग्जाम है या नहीं. अभी थोड़ा सा रुक जाओ, बस एक दो तीन घंटे रुक जाओ. ठीक है. अरियंत बोल रहे हैं कि हाँ फिजिक्स क्लास लगा, तो नहीं फिजिक्स नहीं, फिर तो सबका ही लगेगा, सिर्फ फिजिक्स ही क्यों लगेगा, है ना. तो दैट्स द पॉइंट. तो और कोई मैसेज? भव्य से ऑफ दिन, एक दिन ऑफ दे दो, चलो तो ठीक है. कल का पेपर नहीं देना, इंग्लिश द सेकेंडरी. Ariyant is asking in which the secondary and primary coil is there. ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी है और EMI SE में भी है, तो आई डोंट नो ऑन व्हिच कंटेक्स्ट यू आर सेइंग. आदित्य आज की NTSC स्टेज 2 वालों का भी फाइनल्स एग्जाम करा दीजिए. हाँ, वो दोनों का ही बात मैंने किया है. अच्छा, एग्जैक्टली डेट बता दोगे? NTSC स्टेज 2 का जो एग्जैक्ट डेट है बता सकते हो आदित्य? 14 फेब. चलो ठीक है. तो हो सकता है कि दोनों के जो है एग्जाम होंगे. जस्ट कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड राइट नाउ. ठीक है. चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट. तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑन अ कर्व्ड सरफेस. ठीक है. रिफ्रैक्शन ऑन अ कर्व्ड सरफेस आज हम लोग करेंगे. ठीक है ना. आज हम लोग करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला. क्लास 10th में तुम लोगों ने लेंस का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो है 1/v - 1/u = 1/f. पता है ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड तब होगा जब तुमको फोकल लेंथ ऑलरेडी मालूम है. कई बार क्या होता है लेंस का डिटेल्स दे देते हैं, फोकल लेंथ नहीं देते. इन दैट केस हम लोग कैसे करेंगे? इन दैट केस ये हो जाएगा 1/v - 1/u = mu2 - mu1/mu1 into 1/r1 minus 1/r2. So you might say कि formula change कैसे हो गया? ना चेंज नहीं हुआ. It is just that it has now got modified according to the real lens need. मतलब कि सपोज ये लेंस है और यहाँ का मीडियम mu1 और लेंस का मीडियम है सपोज mu2. तो अगर ऐसे होगा तो दैट केस अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है लेंस, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है इन दैट केस ये वाला रेडियस हो जाएगा r1. प्लीज अंडरस्टैंड लेंस का पहले से कोई r1 और r2 नहीं होता है. ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट वाला पार्ट. तो देयरफॉर अगर ऑब्जेक्ट इधर रखते हो, मैं रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखते हो तो इन दैट केस क्या होगा? ये हो जाएगा r1. और इसी ऑब्जेक्ट को अगर यहां से यहां कर दोगे तो उधर वाला r1 हो जाएगा एंड सो ऑन. ठीक है. ये हो गया नंबर 1. लेकिन ध्यान रखना ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट इमेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑप्टिक्स में रेज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनफैक्ट इस चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स. तो देयरफॉर r1 क्या है ना? r1 होता है जहां पे इंसिडेंट रे पहली बार लेंस को हिट करता है. दैट्स हाउ. नाउ यू माइट से हाँ तो ठीक है ऑब्जेक्ट ही तो हो गया फिर, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही तो इंसिडेंट रे आएंगे. द आंसर इज नॉट ऑलवेज. क्यों? क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है ना. वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होता है? याद है ना वो लेंस के थ्रू ऐसे हम लोगों ने कल वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाए थे. तो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इन दैट केस ऑब्जेक्ट जो होगा ना उसके उल्टे तरफ r1 और r2 हो जाएगा. इसलिए वो कंफ्यूजिंग चीज है. इसलिए बेटर है याद रखना कि इंसिडेंट रे जिस मीडियम को जिस साइड को हिट करता है, चाहे डाइवर्जिंग फॉर्म में करे चाहे कन्वर्जिंग फॉर्म में करे, पहली बार लेंस को जहां पे हिट करता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1 और दूसरे साइड का ऑब्वियसली फिर हो गया r2. समझ में आ गया ना? तो दैट्स ऑल. अच्छा, अब एक चीज और है. सपोज मैं एक सवाल पूछूंगा इज दैट कि ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस है? ये कन्वेक्स है या कनकेव है? जल्दी बताओ. ये जो लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है या कनकेव है? दे हम तुमने पूछा r1 r2 क्या है, मैंने बता दिया. r1 r2 क्या है ना? r1 है उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का जहां पे इंसिडेंट रे आ रहा है. प्लीज एक चीज ध्यान रखना इज दैट यहां पे ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. क्यों? क्योंकि यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी
कंसेप्ट है, ठीक है ना? जस्ट गिव मी अ मिनट। तो मैंने पूछा था कन्वेक्स और कनकेव, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कन्वेक्स और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। क्रिश हैज सेड कि डिपेंड्स ऑन यू। ना ना ना, यू पे डिपेंड नहीं करेगा, यू पे डिपेंड नहीं करेगा। आर्यन सेज कुड बी बोथ, श्रेयसी सेज कन्वेक्स, ऋषभ सेज सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा। ओके, अर्णव सेज कि ये बाई कन्वेक्स है, स्नेहा सेज कन्वेक्स, भव्य सेज कन्वेक्स। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनना। कन्वेक्स और कनकेव का डिसीजन कैसे लिया जाता है ना? कन्वेक्स और कनकेव का डिसीजन लिया जाता है फोकल लेंथ के ऊपर, ठीक है? तो याद रखना, कन्वेक्स मतलब होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव का मतलब होता है फोकल लेंथ नेगेटिव। ये होता है कनकेव। Therefore, अभी कुछ मत कमिट करो एंड डोंट गो बाय शेप अलोन। कई बार हम लोगों को लगता है कि शायद ये कन्वेक्स है, ऐसे जरूरी नहीं है। इट may not behave like a convex lens। कैसे ना? अगर मान लो ये mu1 होता है और ये mu2 होता है, तो अगर ये लेंस होता है mu2 ग्रेटर देन mu1, तो इन दैट केस हो जाता है ये कन्वेक्स। लेकिन अगर mu2 लेस देन mu1 होता है, तो ये कनकेव लेंस की तरफ बिहेव करेगा। तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? तो देयरफॉर क्लास 10 तक यू माइट से नहीं, क्लास 10 के बुक में तो इसको कन्वेक्स लिखा गया, बिल्कुल सही लिखा गया। पता है क्यों? क्योंकि क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ा है लेंस इन एयर, तो एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 1 से कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो नहीं सकता है। तो देखो, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हुआ और इसका हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली फिर ये कन्वेक्स के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता अगर एयर है सराउंडिंग मीडियम तो। लेकिन असलियत में क्या है ना? असलियत में कुछ भी मीडियम रख सकते हो। अच्छा, लेंस ग्लास का होगा ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई फाइबर ऑप्टिक का ले लिया लेंस का मीडियम, और हो सकता है कि सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने ज्यादा रख दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो, कहने का मतलब समझो, इज दैट डोंट प्रीजज एनीथिंग कि ये कन्वेक्स लेंस है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स और कनकेव का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ पे होगा, ना कि शेप पे, ठीक है? नाउ यू माइट से तो 10 से अलग हो गया। देखो, 10 से तो कई सारी चीजें अलग हुआ है, अभी तक हुआ या नहीं? तो ये भी एक अलग चीज हो गया, समझ लो, है ना? अब क्लियर हो गया ना? फिर चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसके जो है ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो दैट आइडिया लग जाए। जैसे पहले बिल्कुल एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम लोगों को बिल्कुल वैल्यूज दिया हुआ और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना, ठीक है? जैसे सपोज मैं कहता हूं कि इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है और इसका 30 सेंटीमीटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज 4/3 और इसका मान लो है 3/2, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि सपोज 6 मिलीमीटर हाइट का है। तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कितना दूर है ना? लेट्स से 60 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट, क्वेश्चन इज फाइंड इमेज डिटेल्स, find image details. Go ahead. मैं थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा कि व्हेन आई एम आस्किंग इमेज डिटेल्स, देखो एग्जाम में ऐसे थोड़ी पूछते हैं। एग्जाम में कुछ एक पर्टिकुलर चीज पूछेंगे कि हाइट ऑफ द इमेज बताओ, लोकेशन बताओ, रियल है वर्चुअल है ये बताओ, है ना, इन्वर्टेड इरेक्ट है वो बताओ, डिमिनिश्ड मैग्नीफाइड वो बताओ, मैग्निफिकेशन बताओ, ऐसे होता है ना। लेकिन मैंने इसलिए डिटेल्स पूछा सो दैट यू आर एक्वाइंटेड विद एवरीथिंग। तो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय डिटेल्स? डिटेल्स मतलब तुमको पहले बताना है कि रियल है या वर्चुअल, मैग्नीफाइड है डिमिनिश्ड, ठीक है, इन्वर्टेड है इरेक्ट है, लोकेशन क्या है, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है, और हाइट ऑफ इमेज क्या है, ये सारी चीजें बताना, ठीक है? सो दैट्स व्हाट द बेसिक आइडिया इज। ओके, चलो गो अहेड, अब करो गो अहेड। आर्यन के आंसर के हिसाब से हम चले तो इमेज पोजीशन इज -120 एंड -120 मींस इट्स अ वर्चुअल इमेज, है ना? क्योंकि अगर लेंस के उस तरफ इमेज होता है तो वो रियल होगा, और लेंस के अगर इस तरफ इमेज हो रहा है तो वो वर्चुअल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी मैंने उसी तरफ रखा है ना? चलो गो अहेड। अच्छा नहीं, अब तो एक और आंसर आएगा ध्रुव शर्मा के -140। अच्छा ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो मैं फटाफट लिखता हूं 1/v माइनस
1 by u, u मतलब हो गया minus 1 by 60 is equal to mu2 minus mu1, तो 3 by 2 minus 4 by 3 upon 4 by 3, तो mu2 minus mu1 by mu1 into 1 by r1 minus 1 by r2, ये इसका पूरा हिसाब हो गया। बाकी तो कैलकुलेशन है, तो यानी 1 by v is equal to minus 1 by 60 प्लस, देखते हैं कितना आ रहा है, तो 9 by 8 minus 1 होगा, है ना, तो यानी 1 by 8 into 1 by 10 plus 1 by 30, तो यानी तो 30 अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा 4 by 30, that is 2 by 15, है ना, तो 2 by 15, तो यानी हो जाएगा 2 से 4, ठीक है, तो 1 by v is equal to minus 1 by 60 plus 1 by 60, है ना, ये चीज यानी इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है ना, तो इंफिनिटी आ रहा है, यानी 1 by v is equal to 0, यानी v is equal to infinity आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग। तो अगर v is equal to infinity आता तो हम क्या लिखेंगे, रियल या वर्चुअल है या नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूं रियल इमेज एट इंफिनिटी। इंटरेस्टिंगली मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि इट इज अ वर्चुअल इमेज एट माइनस इंफिनिटी, दोनों ही सही होता है। इंफिनिटी वाला एक बड़ा डिबेटेबल इशू है, क्यों, क्योंकि इंफिनिटी कैसे हुआ होगा, है ना, तो इंफिनिटी कुछ ऐसे हुआ होगा कि यू नो रेज पैरेलल हो गए। अब जब मान लो रेज अगर पैरेलल निकल रहा है, मान लो यहां से, तो मैं इसको इमेजिन कर सकता हूं इट्स अ रियल इमेज एट इंफिनिटी, और अगर मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करता हूं, आई कैन आल्सो से इट इज अ वर्चुअल इमेज एट माइनस इंफिनिटी, दोनों ही इक्वली करेक्ट है। इसमें हम 1/30 लेंगे। हां बेटे 1 by -30, हाँ वो इसलिए, तो जो आपने -30, हाँ वो इसलिए कि देखो ये जो कर्वेचर है ना, ये देखो ये इंसिडेंट रे है, तो इस तरफ के सारी चीजें पॉजिटिव है, इस तरफ के सारी चीजें नेगेटिव है, तो इसका जो रेडियस है वो तो उस तरफ है ना, सेंटर, और ये जो सर्कल है इसका सेंटर इस तरफ है, तो देखो इस 30 को हम लेंगे -30 और इस 10 को हम लेंगे +10, तो 1 by r1 minus 1 by r2, तो बाय चांस इस केस में आ रहा है v is equal to infinity, तो मैंने पहले ही बोल दिया इज दैट इमेज एट इंफिनिटी, और इमेज एट इंफिनिटी को तुम रियल भी मान सकते हो, वर्चुअल भी मान सकते हो, तो मैं क्या लिखूं फिर ना, इट इज रियल एट r एट इंफिनिटी एंड वर्चुअल एट माइनस इंफिनिटी, दोनों एक ही चीज होता है। मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि अब तो इमेज का साइज इनफाइनाइट हो जाएगा। इन्वर्टेड और डायरेक्ट दोनों, रियल वाला इन्वर्टेड, वर्चुअल वाला डायरेक्ट। लोकेशन, लोकेशन क्या है ना, प्लस माइनस इंफिनिटी। मैग्निफिकेशन क्या है, इनफाइनाइट। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, प्लस माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, मैग्निफिकेशन भी ऐसे है, प्लस माइनस इनफाइनाइट, तो therefore height of image will also become plus minus infinity, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दैट पैरेलल वाला थिंग, ओके। mu2 उसका होगा ना जिसमें रेज जाते हैं, ओके देखो इसमें mu1 और mu2 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं फिर भी बता देता हूं। mu1 is the surrounding medium, ठीक है, और mu2 is the lens medium। आई होप दैट्स ओके। तो अभी काम करें, इसको 60 ना लेके सपोज मैं ले लेता हूं इसको एज 30, तो क्या चेंज होगा बताओ, 30 होगा तो चेंज हो जाएगा, है ना, 30 में क्या चेंज आएगा ना, ये फिर -30 होगा, तो उधर जाकर फिर -30 हो जाएगा, ठीक है, तो -30 प्लस 1/60, यानी हो जाएगा -1/60 इज इक्वल टू माइनस और 1/60, ठीक है। तो अगर v इज इक्वल टू -60 हो जाए तो यानी आप क्या होगा ना, v इज इक्वल टू -60। मैं एक और क्वेश्चन भी कर रहा हूं, v इज इक्वल टू -60, यानी लोकेशन क्या हो गया
ना -60 हो जाएगा। अब तो चेंज हो जाएगा सारा, ये हो जाएगा लोकेशन -60 सेंटीमीटर। रियल वर्चुअल, क्योंकि -60 पे है तो यानी क्या होगा, वर्चुअल होगा। मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड वो निकालना पड़ेगा। कैसे ना, देखो हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है v/u। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। तो v बोलते क्या है, -60, u क्या है, -30, यानी इक्वल टू 2 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, +2। हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा फिर, 12 मिलीमीटर। ठीक है ना, मैग्नीफाइड है डिमिनिश्ड, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड मोर देन 1, देयरफॉर मैग्नीफाइड। और इन्वर्टेड और इरेक्ट, तो इस बार हो जाएगा इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल है तो ये पे कहीं होगा ऐसा कर डबल साइज का, डबल साइज ये इमेज होगी, क्योंकि 30 और इमेज आ रहा है -60, इधर यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगा। ठीक है, अच्छा इसमें और कुछ लेना है। ध्रुव यू आर आस्किंग कि R1 R2 का साइन, तो मैंने पहले बोल दिया, अब समझ में आ गया। आई होप Aryan Das in choosing mu, don't we see the incident ray direction? ना देखो mu इंसिडेंट रे पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? ये देखो हम लोगों ने ये माना है कि ये लेंस है और चारों तरफ सेम मीडियम है, तो फिर देखो रेज इधर से आए उधर से आए, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। तो रेज इधर से आए इधर से आए, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। तो इधर वाला में mu1 है, इधर वाला में mu1 है, और लेंस का मीडियम mu2, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अरियत, आई होप योर क्वेश्चन इज नाउ ओके। अच्छा अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, आई होप यू गॉट अ फील कि क्वेश्चन को कैसे टारगेट करना है। चलो लेट्स मूव ऑन। इसके बाद आता है अगर लेंस को ज्वाइन करो तो क्या होगा, है ना। You must have seen that I am little hurrying. ये तो फील किया होगा कि मैं थोड़ा सा रश कर रहा हूँ, that's because we don't have much time, तो मैं चाहता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। बीच में जो क्वेश्चन पूछता रहे ना, मैं पढ़ रहा हूँ, तो अदरवाइज क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो आई एम एज्यूमिंग कि समझ में आ रहा है, तो हम आगे बढ़े। अगर मान लो मल्टीपल लेंस हो जाए, मल्टीपल लेंस अगर हो जाए साथ साथ, ऐसे करके ऐसे करके कोई लेंस है, फिर ऐसे इस टाइप से, means if there are lenses which are just attached to each other together, in that case 1 by f equivalent, मैं कहता हूं क्या लेंस लगा रखा है, हटाओ इन सबको, एक सिंगल लेंस से रिप्लेस करो, नो इश्यूज। तो 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 plus इस तरीके से। गॉट इट? चलो अब मल्टीपल पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, यू कैन डू इट योरसेल्फ। दूसरा, कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस में क्या होता है, देखो कि अगर इक्वी कन्वेक्स है, इक्वी कन्वेक्स अगर है, तो अगर लेंस को बीच में कट कर दो, तो अगर मान लो, है ना, आई एम एज्यूमिंग इक्वी कन्वेक्स, यानी दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड सपोज अगर सेम है, तो इन दैट केस क्या होगा ना, अगर ऐसे कट करते लेंस को, इन दैट केस इसका भी f फोकल लेंथ f होगा, इसका भी फोकल लेंथ f, यानी पहले अगर f था तो अभी भी f और f ही होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ यू कट। ठीक है, लेकिन अगर तुम कटिंग दूसरे तरीके से करते हो, मतलब ऐसे, इन दैट केस क्या होगा, इन दोनों का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 2f, मतलब ओरिजिनल लेंस का अगर f था, अगर ऐसे स्लाइस करो तो इन दैट केस हो जाएगा 2f और 2f। ठीक है, एक्चुअली पता क्या हो रहा है, ये जो लेंस हमने कट किया ना, इससे जो लेंस बन रहा है, इसका थोड़ा 3D समझो, इससे जो लेंस बन रहा है वो एक्चुअली ऐसे बन रहा है, ये एक लेंस है और ये दूसरा लेंस है, मतलब इनको जोड़ोगे तो सर्कल बनेगा, इस तरीके से कुछ बनाएगा, इनको जोड़ोगे तो पूरा एक लेंस बनेगा। तो ऐसे में देखो कर्वेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तुम एक पार्ट ले लिए वो एक अलग बात है, बट कर्वेचर इज बेसिकली नॉट चेंज्ड, सो देयरफॉर इसका तो f और f ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी लेंस का जो प्लेन है, अगर मैं मान लो एक सर्कल का प्लेन लेता हूं लेंस का,
अगर उसके परपेंडिकुलर कट करोगे तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, बट उसके अलोंग अगर कट करते हो जो बीच वाला प्लेन है तो इन दैट केस 2f और 2f हो जाता है। नाउ यू माइट से 2f 2f क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो f बनना चाहिए, है ना? तो अगर मैं इनिशियल f डैश ले लेता हूं तो 1 by f डैश प्लस 1 by f डैश इज इक्वल टू 1 by f। यानी इस केस में जब मैं करूंगा तो क्या होगा 1 by f डैश प्लस 1 by f डैश इज इक्वल टू 1 by f, यानी 2 by f डैश इज इक्वल टू 1 by f, यानी f डैश इज इक्वल टू, तो इसलिए मैंने बोला 2f और 2f, लेकिन ये इक्वी कन्वेक्स के लिए है। नॉन इमेज अगर इक्वी कन्वेक्स नहीं हुआ तो इक्वी कन्वेक्स अगर नहीं हुआ, अगर नॉन इक्वी कन्वेक्स ले लो, सपोज इक्वी कन्वेक्स नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं, इसमें तो अगर फोकल लेंथ f था तो f और f ही रहेगा, पर इस पे क्या होगा, इसका हो जाएगा f1 और इसका हो जाएगा f2। क्यों? हो सकता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है और इस साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, तब तो अगर मैं बीच में कट कर दूंगा तो इस तरफ का लेंस का बिहेवियर अलग हो जाएगा और इस तरफ का लेंस का बिहेवियर थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे होगा ना, इन दैट केस द रिलेशनशिप विल बी 1 by f will be 1 by f1 plus 1 by f2। तो देन यू माइट से कि निकलेगा कैसे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो मैं एक ऐसे लेंस लेता हूं तो इस r1 को r ले लो और r2 को इंफिनिटी ले लो, ये mu1 है, ये mu2 है, तो हमें क्या क्या चाहिए, mu1 mu2 r1 r2, यही तो चाहिए फोकल लेंथ के लिए, because we have the formula 1 by f is equal to mu2 minus mu1 by mu1 into 1 by r1 minus 1 by r2। ठीक है, तो बस r2 को इंफिनिटी कर दो, r1 को r कर दो, जो भी इधर का रेडियस है, रेस्ट ऑफ इट टू योरसेल्फ, है ना? ठीक है, तो ये चीज है। जैसे एक एग्जांपल कर ही लेते हैं, एक एग्जांपल कर ही लेते हैं। Suppose I say that we have a length which is like this and I cut it like this। इस तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 50 सेंटीमीटर, या एक काम करो, एक तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर और दूसरे तरफ का 50 सेंटीमीटर। अब पता नहीं कौन सा किसका है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2 और सराउंडिंग में सपोज क्लियर है। अब तुमको निकालना है f1 और f2, तुमको f1 और f2 निकालना है, फटाफट आंसर बताओ। ये प्रॉपर क्वेश्चन है, पता क्यों? क्योंकि लेंस का जो मटेरियल हम लोग ज्यादातर यूज करते हुए ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली 3/2 और सराउंडिंग एयर है तो एयर का तो 1 होता है, so that you can use directly। तो 30 और 50 क्या है, रेडियन ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द लेंस, क्योंकि ये इक्वी कन्वेक्स नहीं है। इक्वी कन्वेक्स नहीं हो तो फिगर देखिए तुमको पता चल रहा है ना, तो डू इट अकॉर्डिंगली। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर लेंस 1 का देखता हूं तो इसका हो गया सपोज लेंस 1 और ये हो गया लेंस 2। लेंस 1 का करते हैं, लेंस 1 का अगर मैं कर रहा हूं तो इन दैट केस 1 by f is equal to mu2 minus mu1, तो by mu1 into 1 by r1 minus 1 by r2। ठीक है, so therefore ये हो गया f1, therefore f1 is equal to 100 सेंटीमीटर। ध्यान रखना मैंने 30 और 50 दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये 30 और वो 50 है, ये नहीं हो सकता। ये फ्लैटर है, दिस इज फ्लैटर, अ फ्लैटर सरफेस और अ रिलेटिवली फ्लैटर सरफेस हैज लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये ध्यान रखना। तो यार बस दूसरे का तब हो जाएगा, f2 में क्या होगा ना, सब कुछ तो सेम ही है, 3/2 minus 1 into 1 into 1 by ये हो जाएगा 0 minus 1 by 30, यानी f2 हो जाएगा is equal to 60 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों का फोकल लेंथ जो आ रहा है वो 100 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, पर उससे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, और वो है कि किसका 100 है और किसका
60 है, इसका 100 है इस साइड वाले लेंस का, और उधर वाले लेंस का हो जाएगा 60 अगर तुम इसको सो कॉल्ड बीच वाले पॉइंट पे कट, मतलब बीच में मिड पॉइंट पे तो नहीं कट किया मैंने, बट वो जो प्लेन है उससे अगर कट कर दिया एज शोन इन द फिगर। बेटे -60 नहीं होगा, +60 होगा, -60 नहीं होगा, +60 होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एक्चुअली जब तुम इधर से रे को करोगे ना तो पहले फ्लैट सरफेस आएगा, तुम उधर से भी कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर उधर से भी करोगे ना तो देखना +60 आएगा, माइनस नहीं है। और अगर यहां से करते हो तो दूसरे वजह से +60 आएगा, और वो है 1/0 माइनस, सॉरी 1/∞, 1/∞ माइनस 1/-30। ठीक है, एक बार चेक कर लो। आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। ओके, सो दैट वाज अबाउट योर फोकल लेंथ, हाउ टू ऑब्टेन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। मैं एक क्वेश्चन लास्ट करना चाहता हूं, बाय द वे, जैसे कनकेव मिरर में हम लोगों ने कल किए थे, अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है तो क्या होता है, तो वही चीज मैं अब लेंस में करना चाहता हूं। लेंस में भी सेम चीज चलेगी। अगर u है और मान लो कुछ एक स्पीड से जा रहा है, सपोज कुछ स्पीड से जा रहा है, एंड दैट इज u डॉट, या कह सकते हो du dt, तो ये गिवन है और तुमको बताना है v डॉट यानी dv dt, तो वही फॉर्मूला है, बट दिस डज दैट, ये हो जाएगा 1/v + 1/u इक्वल टू f, तो -1/v स्क्वायर इनटू v डॉट माइनस 1/u स्क्वायर इनटू u डॉट इज इक्वल टू 1/f। देख लो, सॉरी तो मेरा प्लस, so therefore v dot is equal to v by u का whole square into u dot, which is 0। या कल के फॉर्मूले और आज के फॉर्मूले में अंतर क्या है? कल वाले में माइनस ऑफ v by u का होल स्क्वायर इनटू u डॉट आया था, यानी कल वाले में u डॉट और v डॉट हमेशा ऑपोजिट था, आज उल्टा है। आज क्या, जिधर ऑब्जेक्ट जाएगा इमेज हमेशा उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। तो देयरफॉर इससे ये कंक्लूजन आ रहा है दैट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, object and image, the object and image are move in same direction, इससे ये पता चलता है। ठीक है, so in this case what we can get is that the object and image will always travel in the same direction, जबकि मिरर में इसका उल्टा रिजल्ट आया था, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में, कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए हमने देखा था। और कितना होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, आई थिंक फ्रॉम दिस फॉर्मूला नाउ यू कैन डू योरसेल्फ, तो मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर नहीं रहा हूं, बस मैंने बेसिक्स बता दिया, आगे तुम अपना सॉल्व कर लेना। मैं एक और कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन कराना चाहता हूं, एंड दैट इज कि अगर मल्टीपल चीजें होता है, जैसे सपोज मैं पूछता हूं कि एक लेंस है, इसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, और यहां पे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर रखा गया, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ है सपोज 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दे रखा है, इसका 30 दे रखा है, इसका 30 दे रखा है, और इसका 20 दे रखा है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस जो है दे रखा है सपोज अनदर 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट कहां पे रखें? So where should we put an object? Where to put an object so that final image, so that the final image coincides with that object। जल्दी करो। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे? ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे? so that final image coincides with that of the object।
यानी ऑब्जेक्ट है, रेस है, फिर वापस आके इसी के ऊपर फाइनल इमेज बने। तो उस चीज को अगर तुम अचीव करना चाहते हो, इन दैट केस ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे, दैट्स द क्वेश्चन। चलो गो अहेड। लेट मी एक्सप्लेन हाउ एग्जैक्टली टू गो अबाउट इट। देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज, फाइनल इमेज कोइंसाइड, इसका मतलब क्या कि रे को आगे जाना पड़ेगा और फिर वापस आना पड़ेगा। ठीक है, वापस तभी आ सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, वापस तभी आ सकता है जब किसी ना किसी पॉइंट पे, एंड पे रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर हो, मतलब रिफ्लेक्शन हो परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी ऐसे हो सो दैट वो उसी रास्ते पे वापस आएगा। पर यहाँ पे प्लेन मिरर तो है नहीं, यहाँ तो कर्व मिरर है। तो परपेंडिकुलर कैसे करोगे? परपेंडिकुलर कर्व मिरर में, प्लेन मिरर होता तो परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर तो प्लेन मिरर, पर कर्व मिरर में क्या है ना, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे अलग एंगल, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, ऐसे ऐसे होगा। तो कैसे हो पाएगा ना, हमें ऐसे करना पड़ेगा कि रेस सपोज आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान से सुनना, अगर मान लो किसी तरीके से ऐसे कर दो कि रेस आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर क्या होगा, हर रे अपने अपने जगह से बिल्कुल परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा और इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होके वापस उसी रास्ते पे आ जाएंगे। यानी कुछ ऐसे हो जाएगा कि यहां से एक ऑब्जेक्ट रखो सो दैट, ठीक है, और इस तरह से करो दैट दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सो दैट दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखो, ठीक है। अब बताओ, अगर इसका फोकल लेंथ 20 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होगा, 40। तो यानी यहां से तो इनका हो गया 40 सेंटीमीटर, लेंस से मिरर तक 40 दे रखा है और वहां से भी 40, यानी लेंस से इमेज डिस्टेंस 80 होना चाहिए। यानी हमें ऐसे कुछ करना पड़ेगा दैट v इज इक्वल टू प्लस 80, ऐसे यू रखो सो दैट v प्लस 80 हो जाए। ओके गुड, यानी 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, that is 1 by 30, यानी 1 by u is equal to minus of 1 by 30 minus 1 by 8 is equal to, अब तो हो ही जाएगा 80 या 30 मतलब होगा 240, 240 के बाद हाँ ऐसे कुछ आ रहा है, यानी 5 minus 3 सॉरी 8 minus 3, तो 5 by 240, हाँ ठीक है वही आ रहा है, ठीक है। तो माइनस ऑफ 1 by 48, यानी u is equal to माइनस ऑफ 48 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आंसर आया। अभी देखो कईयों के आंसर आया, गर्व का भी सही है, ध्रुव तुम्हारा आंसर 20 कैसे आ गया, 20 नहीं आ गया बेटे। और वैसे भी देखो जो मैंने डेटा दिया ना उसके हिसाब से अगर तुम 20 रखते हो ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसका इमेज वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल इमेज से तो नहीं चलेगा ना, हमें रियल इमेज चाहिए। कहां पे रियल इमेज, यहां पे चाहिए, वर्चुअल इमेज से नहीं चलेगा, ठीक है। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात है कि 48 किसने दिया है, गर्भ ने दिए हैं और अरियंत ने दिया, ठीक है। 48 इज करेक्ट, 48 इज करेक्ट, फाइन। देख लो जो दूसरा वाला हमने अभी डिस्कस किया, ये वाला, ये कौन सा, इसका रे डायग्राम क्या होगा, इसका रे डायग्राम ऐसे होगा, तो ये रे यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां पे आ गया, और ये वाला रे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आएंगे और ऐसे आएंगे, अल्टीमेटली कोइंसाइड इसी के साथ होगा। So these are the two ways the image can coincide with that of the object, ठीक है। तो दोनों तरीके का जो है आंसर्स आ चुके हैं, एक -48 है और एक -120 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अच्छा, एक फैक्चुअल चीज मैं बता देता हूं, एंड दैट इज कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख लो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख लो, ठीक है ना। अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इन दैट केस अगर एक लेंस पे अगर ये ऑब्जेक्ट रखते हो और अगर ये इमेज होता है लेंस से, तो जो मिनिमम गैप होता है, ठीक है, तो डी मिनिमम जो होता है दैट इज इक्वल टू 4f। मैं ये रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट होता है इन दैट केस जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो हो जाएगा इक्वल टू 4f। कब होगा ना, अगर तुम 2f पे ऑब्जेक्ट रखो तो 2f पे इमेज बनता है। अब अगर तुम इसको 2f से इधर उधर करोगे
तो वो भी इधर उधर होगा, लेकिन इससे कम डिस्टेंस नहीं हो पाएगा। ये होता है सेपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो d इज द डिस्टेंस बिटवीन O and I. ठीक है? So that's what the case is. Okay. About our next topic of discussion is electrostatics. Interestingly, electrostatics का जो starting का discussion है, वो बिल्कुल same है। किसके साथ सेम? ऑब्वियसली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यानी ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू gm1 m2 by r square। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो होता है kq1 q2 by r square, where q1 q2 क्या होता है? या तो स्फीयर्स या तो पॉइंट चार्ज। तो q1 q2 are point charges or spheres, मतलब solid or hollow, whatever the case is। लेकिन अगर sphere होता है, in that case distance has to be measured from the centers। तो in case of spheres, distance is supposed to be measured from center। ठीक है? अगर स्फीयर है इन दैट केस क्या होगा ना, डिस्टेंस सेंटर से मेजर होगा, बस ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? देखो हम लोगों ने ग्रेविटेशन में क्या क्या पढ़ा है? फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल। अब मैं आ रहा हूं फील्ड के ऊपर, लेकिन एक छोटा सा चेंज और है, इज दैट ग्रेविटेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। कैसे ना? इन मीडियम the electrostatic force will be k q1 q2 by epsilon r r square। ये epsilon r क्या है? epsilon r is the property of medium। ठीक है? What is that property called? It is called by two different names, dielectric constant, और एक और नाम भी है, and that is relative permittivity। ये नाम है बस, इसके वैल्यूज क्या होता है ना, 2 4 10 5 19 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब समझो, ये जो एप्सिलॉन r है इसका वैल्यू का रेंज क्या होता है? इंफिनिटी एंड 1। ना 1 से नीचे हो सकता है और इंफिनिटी से ज्यादा क्या होगा? 1 किसके लिए होता है ना? 1 होता है अगर एयर या वैक्यूम है तो, और इंफिनिटी किसके लिए होता है? इंफिनिटी इज फॉर मेटल। देख लो अच्छे से, ठीक है? तो 1 हो गया अगर एयर और वैक्यूम है तो, और इंफिनिटी हो गया अगर मेटल है। राइट? एक वैल्यू मैं बताता हूं, and that is k is approximately equal to 70/8 and approximately taken as 80 for pure water। pure water मतलब obviously pure water means distilled water, that's the case। ये वैल्यूज देख लो एक बार, ठीक है ना? अच्छा, ये जो k है इसको कई बार लिखा जाता है एज, इस k का वैल्यू आप उसको बता देता हूं, बस तो कईयों को पता ही होगा ऑलरेडी। k का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9, and k is also written as 1/4 pi epsilon naught। now you might say k तो खुद एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को एक और कांस्टेंट के टर्म्स में लिखने क्या सेंस बनता है ना? ऑब्वियसली जब साइंटिस्टों ने ये डिसीजन लिया है कि भाई k ना लिख के उसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो 1/4 pi epsilon naught, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन रहा होगा। अब इतना डिटेल में मैं जा नहीं सकता हूं अभी, तो इसे हम लोग 12th में करेंगे। अभी तो जस्ट इतना बता देता हूं मैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो है 8.85 into 10 to the power -12। वो एक्चुअली पता क्या है कि k का तो वैल्यू मालूम नहीं, 1/4 pi epsilon naught इक्वेट करो और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालो। नथिंग वेरी चैलेंजिंग, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो मैंने ऐसे वैल्यूज बता दिया सो दैट
यू कैन जस्ट रिमेंबर। अच्छा, बोलने का जरूरत नहीं है के का यूनिट क्या होगा ना, इधर न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर, यानी इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका तो बोलने की जरूरत नहीं, फिर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2 एंड कूलम टू द पावर 2। देखो देखो, अगर वाटर है, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जसराज एंड दैट इज कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या 80 होता है। आंसर इज दैट अगर वाटर है, प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, तो इन दैट केस एप्सिलॉन आर का वैल्यू 80 होगा। एक्चुअली 80 तो नहीं होता, वो 78 79 के आसपास होता, तो चलो हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेट 80 ले लेते हैं। बट हर मीडियम का अपना अपना एप्सिलॉन आर का वैल्यू होगा। कितना होगा मुझे नहीं पता, वो तो हर मीडियम का अलग अलग होता है। और मैंने एक्सट्रीम एंड में बताया था मेटल का, मेटेलिक अगर ऑब्जेक्ट हुआ और अगर मेटेलिक के अंदर कुछ कुछ वो हो रहा है, तो इन दैट केस एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। अब ये सब चीजों का ना डिटेल एक्सप्लेनेशन तो अभी देना थोड़ा मुश्किल है, फिर तो हम लोग को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल हम लोग उतना ही कवर कर लेते हैं जितने की से कि क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती से के लिखा था, ओ अच्छा सॉरी, एप्सिलॉन आर फॉर वाटर, अच्छा मैंने गलती से शायद के लिखा है ना, इज अप्रॉक्सीमेटली 80। ठीक है ना, एक बार देखो। ठीक है, एप्सिलॉन आर फॉर वाटर इज 80। गर्भ इज आस्किंग ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या सिग्निफाई करता है ना। देखो सपोज तुमने एयर या वैक्यूम में, अब मैं इसी एग्जांपल को ले रहा हूं वाटर। सपोज तुमने एयर और वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट किया, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके निकाला, और आगे मान लो 80 न्यूटन, थोड़ा नंबर ध्यान से याद रखना, 80 न्यूटन हो गया। कहां पे? दो चार्ज के बीच में वैक्यूम या एयर में फोर्स हो गया। अब एक काम करो, पूरे मीडियम को पानी से रिप्लेस कर दो, प्योर डिस्टिल्ड वाटर, नॉट एसिडिक और अल्कलाइन वाटर, नो, फिर नहीं चलेगा। मैं सिर्फ प्योर वाटर की बात कर रहा हूं। अब अगर प्योर वाटर डाल दो और वही चार्ज रख दो, इन दैट केस उन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा अब हो जाएगा 1 न्यूटन। क्यों? क्योंकि वो एप्सिलॉन आर डिवीजन में था, याद करके देखो। तो एप्सिलॉन आर क्या होगा, 80 यानी 80 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले 80 था, अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से 80 से डिवाइड कर दो, तो यानी फोर्स कितना हो गया ना, अब सिर्फ 1 न्यूटन। बस यही इसका मीनिंग है। ठीक है, यू आर आस्किंग ना सिग्निफिकेंस। चलो लेट्स मूव ऑन। जैसे मैंने बताया कि हमने ग्रेविटेशन में तीन कांसेप्ट पढ़ा ग्रेविटेशन में, एक है फोर्स, एक है फील्ड और एक है पोटेंशियल। चौक के हाथ से गिर गया, पहले मेरे पास बड़े बड़े चौक थे, अब मेरे पास छोटे छोटे चौक हो गए। ठीक है, तो फील्ड का जो फॉर्मूला था ग्रेविटेशन में, है ना, E इन ग्रेविटेशन इज इक्वल टू gm/r², है ना। तो फील्ड इन केस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में इज इक्वल टू kq/r²। नॉट ओनली दैट, पोटेंशियल का फॉर्मूला ग्रेविटेशन का क्या था, -gm/r, और पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हो जाएगा, kq/r। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, U इज इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m/r, इसमें क्या हो जाएगा, k कैपिटल Q स्मॉल q by r। ठीक है, तो अब एक काम करो, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, एंड दैट इज, सपोज मैंने दो चार्जेस को रख दिए, Q 3Q 2m और m, और इनिशियल सेपरेशन है सपोज r। फाइंड VQ and V2Q when separation is equal to 2r। इनका इनिशियल सेपरेशन दे रखा है r, लेकिन क्योंकि दोनों चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस है रिपेल करेंगे, तो ये दोनों भाग जाएंगे।
तो भागते भागते जब उनका डिस्टेंस 2r हुआ, अभी तो r है, सेपरेशन हो रहा है, तो कभी ना कभी डिस्टेंस 2r बनेगा, उस वक्त का वेलोसिटी ऑफ q चार्ज बताना है और उसी वक्त का वेलोसिटी ऑफ 2q चार्ज भी बताना है। ध्रुव सेज कि नहीं 2q का तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने 3q दिया इसलिए कह रहे। गॉट इट, ठीक है, समझ गया। मैंने यहाँ पे 3q देखे, वहां पे 2q पूछ रहा था इसलिए। चलो व्हाटएवर, तो वेलोसिटी ऑफ q और 3q बताना है, इनके मासेस दे रखा है 2m और m व्हेन द सेपरेशन बिकम्स डबल। चलो जल्दी करो, नाउ यू कैन डू इट और 2m, तो 2m मतलब हो गया q वाले, है ना। चलो ठीक है, एक आंसर आ चुका है, तो लेट्स स्टार्ट। वही पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पर एक चीज है कि इसका मास 2m और इसका m है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि बाद में इसका वेलोसिटी सपोज v हो गया, तो जो इसका वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 2v। बाय द वे एक चीज और बताऊं, क्योंकि इनिशियली r सेपरेशन था और ये दोनों का डिसेपरेशन अब 2r हो चुका है, तो ये हो चुका है 2r, लेकिन दोनों सेम डिस्टेंस नहीं मूव करेंगे, ये हल्का है, ये डबल डिस्टेंस मूव करेंगे और ये उसके कंपैरिजन में आधा, ठीक है, तो वो 1:2 का रेशियो, तो यानी ये मूव कितना करेंगे, ये मूव कर जाएंगे r/3 और ये कितना मूव करेंगे, ये मूव करेंगे 2r/3। Though it has not been asked in the question, but just for interest. चलो, so let's start. Potential energy K Q 3Q by R plus 0. Initial potential plus kinetic. Final is equal to KQ 3Q by 2R. Separation is 2R by 2R plus half 2m v square, half 2m into v square, ठीक है, प्लस हाफ m इंटू 2v स्क्वायर, तो ये अगर उधर चला जाता है तो हो जाएगा 3/2 और ये 3 है, 3/2 है, यानी 3/2 kq square by r, I hope that's okay, ठीक है, kq square by r minus 3/2 तो 3/2 is equal to, अब देखो क्या आ रहा है, मैं 2m में कैंसिल हो v स्क्वायर और ये हो गया 2m v स्क्वायर, तो 3m v स्क्वायर, 3m v स्क्वायर, यानी इससे v आ रहा है, v कितना आ गया, नहीं 3 कैंसिल हो गया, तो q into k by 2mr is equal to q into under root of k by 2m, ठीक है, k by 2mr, ठीक, तो therefore ये हो गया वेलोसिटी ऑफ q, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ q, इसको फिर माइनस आई में बना दो और इसका डबल होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ 3q is equal to, डबल कर दो, यानी 2q into under root of k by 2mr, और पिछले बार का तो चलो माइनस आई कैप था, है ना, ऐसे, अब क्या होगा आई कैप, यानी now it will move in that direction, बस ये चीज, ठीक है आर्यन, your answer is right, 2kq square by 2mr is the right answer, ठीक है, ये देखो, fine, चलो, so therefore now we are able to now calculate the velocities quite easily. याद करके देखो, हमने ग्रेविटेशन में करा था सेल्फ एनर्जी भी, तो अगर हॉलो स्फीयर है, अगर ये हॉलो स्फीयर है, q चार्ज का r रेडियस है, तो इसका जो एनर्जी होता है सेल्फ एनर्जी, दैट इज इक्वल टू kq स्क्वायर बाय 2r, और अगर एक सॉलिड स्फीयर है, पूरा चार्ज है ना q, और मान लो रेडियस r है और q चार्ज है, तो इसका जो पोटेंशियल भी होगा वो होगा 3/5 kq स्क्वायर बाय r। तो ये ना नोट कर लो, ये काम का फॉर्मूला इन द सेंस कि कल को जरूरत पड़े तो, जैसे सपोज मैं कहता हूं कि देयर इज अ सॉलिड स्फीयर, रेडियस r, चार्ज q, देयर इज अ होलो स्फीयर, रेडियस r, चार्ज q, and is separated by a distance of suppose 3r, इसका चार्ज जो है 3q कर दो और इसका 2q कर दो,
ठीक है, इसका 2q कर दो और इसका 3q कर दो, इनके डिस्टेंस 3 आ रहा है। क्वेश्चन इज फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर का और हॉलो स्फीयर का अलग अलग सेल्फ एनर्जी निकालेंगे, और क्या, और साथ में दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी। तो इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, k q1 q2 by r। सेल्फ एनर्जी का क्या होता है, ना k q square by 2r हॉलो का, ये हॉलो के लिए, so this is for hollow sphere and this is for solid sphere। देख लो अच्छे से, I hope that's okay, fine, चेक कर लो। तो इस केस में क्या हो जाएगा फिर ना, इसका ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड है, और मान लो ये हॉलो है। तो सॉलिड का क्या होता है ना, 3/5 k q square by r, यानी 3/5 k q square by r प्लस हॉलो का k q square by 2r प्लस इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब दोनों के वैसे, मतलब दो पॉइंट चार्ज होता है तो क्या होता है, k कैपिटल Q स्मॉल q by r या k q1 q2 by r, whichever way you look at it, ये हो जाएगा k q1 q2 by r। ठीक है, बस दैट्स इट। ये होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए काम करो, k q square by r कॉमन ले लो, दैट रेस्ट यू कैन डू द कैलकुलेशन। 4 is 12 by 5 है ना, प्लस 9 by 2 प्लस 2, दैट्स इट। बाकी तो कैलकुलेशन है, 10 एलसीएम हो गया, तो 5 2s are तो 24 और 2 5 तो 45 45 49 59 69 और 20 7 89, ये 89 by 10 यानी इक्वल टू 89 by 10 k square by r। ये वाला चेक कर लेना, बट दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जरा एक बार देखो, यानी पॉइंट चार्ज के लिए तो सिर्फ k q1 q2 by r वाला फॉर्मूला लगता है, पर क्योंकि स्फीयर्स है और स्फीयर के के लिए कोई दूसरा चार्ज होना कोई जरूरी नहीं है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो चार्ज चाहिए होता है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो मासेस चाहिए, लेकिन हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर एक ऐसे है जिसके लिए हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी अकेले भी होता है, अकेले मतलब खुद ही पोटेंशियल एनर्जी बनाता है। दैट इज द डिफरेंस। प्लीज लुक एट इट। अब तुम्हारे पास आंसर आ चुका है, 89 by 10 k q square by r। ठीक है, वो चेक कर लो। ठीक है, चलो आज जो है इतना ही करेंगे। आज हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्टिंग किया है। अभी थोड़ा सा लंबा जर्नी है, क्योंकि इसके अंदर एक टॉपिक भी है कैपेसिटेंस, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो उसी के लिए मैंने ये स्टार्ट किया टॉपिक, मतलब है ना। तो बाकी फील्ड पोटेंशियल का कोई नया कंसेप्ट नहीं है, वहां पे मास होता था, यहाँ पे चार्ज, और कोई कुछ खास नया नहीं है। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही फिर, है ना। कल इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर मान लो एग्जाम्प्ट होते हैं तुम लोग, यानी केवीपी वाले अगर एग्जाम्प्ट होते हैं तो फिर कल भी क्लास रखेंगे, और अगर बाय चांस एग्जाम्प्ट नहीं होते तो इन दैट केस जो ब्रेक्स होंगे। क्लास स्कूल में होगी क्या? हाँ, क्लास स्कूल में होगी? नहीं, मतलब तो इन दैट केस तो फिर बुलाएंगे नहीं, फिर तो ऑनलाइन ही होगा, मतलब जैसे चल रहा है, फिर तो आने का जरूरत नहीं है। पर जिनका टेस्ट है उनकी बात अलग है, तो इसलिए आज दोपहर तक जो है तुम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वेट फॉर दैट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। थैंक यू सर। ओके, हैव अ गुड डे।